Hello my dear student, this is Umesh Pal, your UP sir. Today I have discussed a topic लाइट। लाइट के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में क्या जानते हैं। लाइट जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 और क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है, जिसे हम क्लास 12th में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं और क्लास 10th में ओनली लाइट के बारे में जानते हैं। तो अभी हम क्लास 10th के बेसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने जर्नी को IIT तक लेके जाएंगे। ओके, गॉट इन माई पॉइंट? दिस further any delay, discuss the property of light। क्या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है। वो कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसे हम नहीं बनाते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है किसी के द्वारा बनना, और नॉन मैकेनिकल मतलब होता है जो नेचुरली हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि न्यूटन्स ने बताया हुआ था। न्यूटन्स ने एक मैटर का नाम दिया हुआ था जिसको ईथर के नाम से जाना जाता था। किससे? ईथर के नाम से जाना जाता था कि नेचर में एक ईथर नामक मीडियम है जो रे ऑफ लाइट को सन से ग्राउंड स्टेट अर्थ तक ट्रेवल कराते हुए लेके आता है। उन्होंने कहा था कि वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम रिक्वायर होता है। जैसा कि हम लोग वाटर में किसी एक इट मीन्स किसी भी मटेरियल को ड्रॉ करें, ठीक है, कंकड़ या कुछ को ड्रॉ करें, उसमें वाटर में फॉल कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वेव जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि सर्कुलर वेव मूव फॉल हो, इट मीन्स प्रोपागेट होने लगता है। इस तरह से उन्होंने बताया कि हमारे नेचर में एक ईथर नाम का मीडियम है जो रे ऑफ लाइट को प्रोपागेट कराने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि वह मीडियम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा सकता है, लेकिन रे ऑफ लाइट का कोई इट मीन्स वह क्या होता है, वह प्रोपागेट करता है, सारे डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायर नहीं होता। सेकेंड पार्ट कह रहा है विजिबल लाइट हैज अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। जो हमें विजिबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का, जो विजिबल पॉइंट होता है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, it lies in the range of 400 नैनोमीटर टू 700, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज में हमें दिखता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इसे हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है। किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? हम टॉर्च ले लें, ऑन करें, इस वाल को उस तरफ नहीं, मतलब क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब ये वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है कि फ्री स्पेस हो, उसको बीच में रोकने वाला कोई ना हो, तब उसकी स्पीड इतना होगी। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। इट इज अ ट्रांसवर्सल वेव। यह एक ट्रांसवर्सल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलता है। ट्रांसवर्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सर रे के बारे में। रे की प्रॉपर्टी तो आपने बता दिया। क्या आपने प्रॉपर्टी बताया? आपने बताया कि सर यह नॉन मैकेनिकल वेव होता है और इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी विजिबिलिटी की जो रेंज है, वेवलेंथ ऑफ रेंज, इट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यह एक ट्रांसवर्स है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इट इज अ ट्रांसवर्स, यह ट्रांसवर्स होता रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आते हैं हम लोग किसमें, प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं रे के बारे में। रे क्या है यहाँ पे? आइए हम इसे इरेज करते हुए अगले टर्म की तरफ चलते हैं, रे के बारे में स्टडी करते हैं। इट मीन्स लाइट
लाइट के करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। वह करेक्टर है रे करेक्टर। रे करेक्टर में हम क्या जानते हैं पता है? रे करेक्टर का मतलब होता है सर अ लाइट ऑफ प्रोपागेशन दैट इज कॉल्ड रे। लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है उसी को हम रे कहते हैं। सर प्रोपागेट करने के कई सारे फॉर्मेट होते होंगे। यस ऑफ कोर्स कई सारे फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट होता है पैरेलल रे ऑफ बीम, सेकंड होता है कन्वर्जिंग एंड थर्ड होता है डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम। तो सर आइए रे करेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या रे करेक्टर के बारे में, करेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। रे करेक्टर में हम लोग बात करेंगे सर रे के बारे में। रे क्या है? रे अ पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और इसका एक टर्म और है, नेक्स्ट टर्म रे बीम। रे बीम का मतलब होता है, रे बीम का मतलब होता है सर बंडल ऑफ रे दैट इज कॉल्ड बीम। ओके, देन बंडल ऑफ propagation of ray is the parallel propagation of ray. This is the parallel propagation of ray. And second thing, this is the first and this is the second thing, a converging, it means originate of propagation of light. This is the converging ray of light. ओके, देन थर्ड आपका आएगा डाइवर्जिंग, टर्मिनेटिंग। ओरिजिनेटिंग क्या होता है? ओरिजिनेटिंग रे ऑफ द ओरिजिनेटिंग प्रोपागेशन ऑफ रे, इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग रे। एंड टर्मिनेटिंग रे ऑफ प्रोपागेशन दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग रे ऑफ बीम। ओके, ये हमारे 3 टाइप के रे ऑफ बीम हो गए। अब रे करेक्टर में हम लोग बात करने वाले हैं सर रे के कुछ फिनोमेना होते होंगे या सब कॉस फिनोमेना होते हैं। क्या फिनोमेना होते हैं? इसका एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं इमेज ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आप लोग को पता होगा। इमेज ऑब्जेक्ट ये सब अभी हम लोग खेलने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें ऑब्जेक्ट ना दिखे और वह सेल्फ ल्यूमिनस ना हो तो वह रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है। किसके कारण दिखता है? रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक टर्म आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड अ बाउंस बैक, क्या बेटा? बाउंस बैक ऑफ लाइट रे into the same medium. It means जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ से बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों बाउंस बैक होता है? क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसलिए रे ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंस बैक होता है। और उसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेटिंग ऑफ 2 मीडियम। 2 मीडियम से सेपरेट होकर के जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इस टर्म को थोड़ा और अच्छे से देखने वाले हैं, जैसा कि हमें फील हो जाए कि रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसके फिनोमेना को हम किस तरह से स्टडी करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन लॉ, क्या बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोले? चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या कौन सा टर्म जानने वाले हैं? सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना हो, उस ऑब्जेक्ट पर हमें रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? विजिबल होता है। और विजिबिलिटी ऑफ वेवलेंथ कितने रेंज में होता है? 400 नैनोमीटर से और 700 नैनोमीटर तक होता है। अभी हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ रे में। ओके, अब आइए हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको बताना पसंद करेंगे हम, आपका एग्जाम आपके सामने है, इसलिए हम लोग वही पर्टिकुलर पॉइंट को एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, तो हम कहते हैं सर हम वॉल के सामने खड़े हो जाते हैं तो वॉल हमें दिखता है, इस बॉल के सामने खड़े हो गए तो बॉल हमें दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो गए व्हाइट बोर्ड हमें दिख रहा है। तो सर हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, कहाँ? मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ
वहां पे हम दिखते हैं, मिरर नहीं दिखता। तो ऐसा क्या है लाइट में, यह क्या है, किसकी वजह से हम दिखने लगते हैं, हमें मिरर नहीं दिखता? तो हम कहते हैं बेटा यहाँ पे जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वह मीडियम पर, सरफेस ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर सरफेस ऑफ मीडियम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रफ है, क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर वह सरफेस ऑफ मीडियम रफ है तो वहां से इरेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वह सरफेस प्लेन हो, प्लेन और पॉलिश्ड हो, तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से हमें इमेज दिखता है। आइए हम लोग इमेज, इट मीन्स फिगर से देख लेते हैं। हम कहते हैं सर अगर रे ऑफ लाइट किसी भी पॉलिश्डदार सरफेस से क्या हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं यह प्लेन सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो, और क्या करे यह नॉर्मल के साथ, किसके साथ भाई, यह नॉर्मल के साथ सर थीटा एंगल, इट मीन्स आई एंगल बना करके और इसी रिफ्लेक्टर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाए, इट मीन्स बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम, दिस इज द एयर एंड ग्लास एंड एयर में ही क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए आई और आर, और इस एंगल को हम आर कहते हैं। तो यह कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यह कहना पसंद करता है कि जब रे ऑफ लाइट क्या हो, किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट हो करके रिफ्लेक्ट होता रहे। ध्यान से देखते रहिए, यह हमारा क्या है, यह हमारा है नॉर्मल, यहाँ से इस तरह यह हमारा नॉर्मल, ठीक है। रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी क्या हो गए हैं, रेगुलर हो रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि यह रे ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, और इस ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो यह ऑब्जेक्ट हमें दिखता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे अपना आइज रखें तो हमें यह ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पीछे से दिखता है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मिरर से रहेगा उतना ही मिरर के अंदर हमें दिखता है, मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में, बिहाइंड द मिरर के पीछे दिखता है। तो हमें लगता है यह ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर से इतना दूर है, इट मीन्स जितना दूर हम मिरर के सामने होते हैं उतना ही दूर हमें दिखता है कि हम मिरर में भी उतना पीछे हैं। तो यह रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब रफ सरफेस मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस तरह से अगर सरफेस हो तो इस पे जो रे ऑफ इंसिडेंस होता है, रे ऑफ इंसिडेंट यहाँ पड़ा, इस तरह रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मल, और इस पे पड़ता है तो यहाँ हो जाता है इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, इरेगुलर, इसका यहाँ से जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, और देखो नेक्स्ट का इधर जा रहा है। तो यहाँ से हमें लगता है यहाँ, ये कहीं यहाँ, तो ये सब का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स पैरेलल नहीं है, डाइवर्जिंग है। क्या है, जब डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें रियल दिखने लगता है। क्या रियल दिखने लगता है, इमेजिनरी, इट मीन्स वर्चुअल नहीं होता ना ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अब इसलिए हम इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है, हमें इमेज नहीं दिखती, और रेगुलर से हमें दिखता है। यहाँ से हमें इमेज नहीं दिखता, वह ऑब्जेक्ट ही दिखता है, यहाँ से हमें इमेज दिखता है। ओके, यह होता है सरफेस पे डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, सरफेस पर डिपेंड होता है। और सर ये बताइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल कहाँ होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लेट पर अप्लीकेबल होता है, इट मीन प्लेन पर, सरफेस पर अप्लीकेबल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो आता है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी
लाई इन अ सेम प्लेन, यह सेम प्लेन एक ही प्लेन पर हमें दिखना चाहिए। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहले तो आप नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट में हम क्या बताने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल, आर एप्लीकेबल, applicable all type of reflection, are applicable in all type of reflection, applicable in all type of reflection। ओके अब यहाँ पे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी इन द सेम प्लेन। क्या? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे reflected ray must be in same plane। यह जरूरी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है इंसिडेंट रे बोले तो ये कह रहा है इस तरह से सर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल बनता है यह क्या हो, यह तीनों एक ही प्लेट में हो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल जो होता है ये तीनों क्या हो, एक ही प्लेन में हो। यह जरूरी होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लीकेबल होने के लिए। किसको अप्लीकेबल होने के लिए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी टाइप के रिफ्लेक्शन पर अप्लीकेबल होता है। वह अप्लीकेबल क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए। सेकंड होता है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट को अब हम आई लिखते हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल एंगल, यह इक्वल एंगल बराबर एंगल होता है। मतलब आर इक्वल टू एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, यह हमारा सेकंड क्या होता है? यह हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जबकि ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है किस पर? किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर, इट मीन्स नॉर्मल मिरर के सरफेस पर जो पॉलिश्ड हो, वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, और तभी ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, जिसे फर्स्ट नाम दिया गया है। सेकंड इसके एनालिसिस ऑफ एंगल को एनालिसिस किया गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में आते हैं कि सर जो रे ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता। अगर यह रिफ्लेक्ट नहीं होता तो यह मिरर से इस तरह से चला जाता, इट मीन्स ट्रांसमिट हो जाता या रिफ्लेक्ट हो जाता, और रिफ्लेक्ट ना होता तब ये कितना डेविएट हो गया, यह अपने पाथ से कितना क्या हो गया, चेंज हो गया, डेविएट हो गया। डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे डेविएशन एंगल के बारे में, डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट। ओके, आइए हम लोग डेविएशन के बारे में बात करने वाले। इसे हम रिलेशन क्या होता है सर? डेविएशन एंगल, डेविएशन जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डेविएशन एंगल के बारे में। डेविएशन एंगल क्या होता है? डेविएशन एंगल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 180 - 2 थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, या ये हमारा डेरिवेट करके ये वैल्यू आया हुआ है। यह फॉर्मेशन यूज करने के लिए हम बताएंगे अभी आपको। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सर ये बताइए, जब रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टर सरफेस पर इंसिडेंट हो
और यह रिफ्लेक्टर सरफेस इस तरह से हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हुआ, यह हमारा नॉर्मल है, या इंसिडेंट रे यह रिफ्लेक्टेड रे। अगर सर यह रिफ्लेक्ट नहीं होता तो यह अपने मीडियम अपने डायरेक्शन को क्या करता भाई, अपने ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरह से जाता। ठीक है, अब ये डेविएशन हो गया इतना सिग्मा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री होता है। तो हमने क्या कहा, 2 थीटा के बराबर होता है डेविएशन एंगल। तो हम यहाँ पे डेविएशन एंगल पहले इसी को हम लोग देखते हैं। सर ये 30 60 हो गया ना जी, क्योंकि आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। ओके सर, तो आप कह रहे हैं अगर यह डेविएशन नहीं हुआ होता तो इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपागेट कर जाती, लेकिन ये डेविएट हो गया और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम कहते हैं सर ये डेविएशन कितने का हुआ, ये नॉर्मल यहाँ तक जाता भाई। अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होता, कितना होता भाई, ये भी 30 डिग्री होता, तो ये हमारा 30 डिग्री होता। ये 30 तो ये टोटल हमारा कितना है 90 है, 90 माइनस 30 तो ये आ जाएगा सर 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री यहाँ से डेविएट हुआ तो 60 डिग्री यहाँ से डेविएट हुआ, टोटल डेविएशन कितना हुआ 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री डेविएशन हुआ। फाइंड द डेविएशन एंगल ऑफ दिस पॉइंट, या आप कहेंगे फाइंड द डेविएशन एंगल ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद डेविएशन एंगल कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर सिग्मा इक्वल टू 120। कैसे 120 सर, यहाँ से देखिए इस 30 था तो ये भी एंगल आपका 30 बनेगा। ठीक है, इंटीरियर अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल। और ये 30 और 90 माइनस 30 60 का इसमें डेविएशन हुआ, तो यहाँ पे 30 है तो ये टोटल कितना था 90 माइनस 30 60 हुआ, तो 60 प्लस 60 120 के बराबर हुआ। और 120 के बराबर किस डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक इस तरह से चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ इससे देख लीजिए फॉर्मूले से, डेविएशन एंगल इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू थीटा कितना था 30 डिग्री। 30 टू जा 60, तो 180 माइनस 60 करोगे तो ये आएगा 120 डिग्री। ओके, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। फार्मूले का यूज करके आप फार्मूला भूल जाओगे, प्लस का माइनस कर दोगे तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत जरूरी है। क्या है, कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर एक रिफ्लेक्टर पॉइंट है, रिफ्लेक्टर सरफेस है, ओके, और यहां से इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और यह नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बनाता, रिफ्लेक्टर पॉइंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब बताइए अगर यह रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो ये इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर जाता है, और यह इतना डेविएट हो गया, और ये कह रहा है रिफ्लेक्टर के साथ इंसिडेंट रे 30 डिग्री बना रहा है, तो आपको बताना है डेविएशन एंगल कितना होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, डेविएशन एंगल कितना होगा। ये इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, इस कॉन्सेप्ट पर यूज मत कर लेना, क्योंकि वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसके लिए फार्मूला है भाई साहब, विजिबल है। यह फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे क्या करे, एंगल मेक करे, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टर के साथ एंगल मेक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 90 माइनस 30 या 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, तो अब यहाँ पे हम रखेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे 60 डिग्री, 60 टू जा 120, और 120 को माइनस करोगे तो आएगा कितना भाया, 60 डिग्री का डेविएशन हो गया। कितना, 60 डिग्री का डेविएशन हो गया। यह डेविएशन एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। कैसे, ये 30 तो 60, ये भी 30 तो ये भी 60, अब 60 60 120 हो गया, 60 ए, और इट मीन्स थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 60, तो हम देखते हैं यहाँ पे रखेंगे 62 जा 120 से ये आ गया 60 डिग्री का डेविएशन हो गया। अच्छा, 60 डिग्री का यहाँ से डेविएशन हुआ, अब यहाँ से कितना होगा भाई, यहाँ से भी 60, 30 60 हो गया 60। ओके 120 62 जा 120, ओके 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री का डेविएशन हो गया, क्योंकि 30 यहाँ बचा, 30 यहाँ बचा, 30 30 60।
ओके। अब आइए, डेविएशन एंगल यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, तो आपको हमें लग रहा है डेविएशन एंगल आ गया। तो आइए हम कुछ और टर्म, एडवांस टर्म के बारे में चलते हैं जानने के लिए। तो हमारे पास हैंकी है जिसे हम कहते हैं इरेजर, और ये हमारा साफ करने का एक यंत्र, सफाई यंत्र है जिसे हम बहुत प्यार से जानते हैं। यह जापान से मेक किया गया है और जिसे हम अपने इस लेक्चर में यूज कर रहे हैं। ओके, तो आइए हम एक टर्म और जानने वाले हैं। हम क्या जानने वाले हैं? अगर सर रिफ्लेक्टर को, अब ये आता है ओलंपियाड। ओलंपियाड का नाम आप लोग जानते हो भाई, ओलंपियाड। ओके, ओलंपियाड, ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन। ये कहता है कि अगर हम रिफ्लेक्टर प्लेट को क्या करें, स्टेशनरी रखें, इट मीन्स रेस्ट में रहे, और यहां से इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराएं और यह रिफ्लेक्ट हो जाए, या नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाए या ना बनाए, यह हमारा नॉर्मल है, यह हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, यह हमारा इंसिडेंट रे है, और यह हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाए, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू दिया गया है 2 रेडियन पर सेकंड से मूव कराएं। ठीक, अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये बताइए, ठीक है, ओके, एक कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, इन्होंने दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे 2 रेडियन पर सेकंड है। तो ये आपसे पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी। हेलो मेरा भाई, वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी किसी कारणवश, हमने ध्यान नहीं दिया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बात करने वाले थे। हम बात कर रहे थे सर डेविएशन एंगल के बारे में, और आप डेविएशन एंगल के बारे में इतना पढ़ा तो चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमने आपका वीडियो चालू नहीं था। तो आइए हम लोग डेविएशन के बारे में देखते हैं फिर से। डेविएशन का मतलब होता है जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर सरफेस पर इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो, इंसिडेंट होने के बाद क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, और यह नॉर्मल के साथ कुछ एंगल मेक करता है, जो भी करता हो, थीटा और कुछ भी। तो ये पूछेगा कि अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन सेम होता, तो ये पूछता है कि कितना डेविएट हो गया, ए रे ऑफ लाइट कितना डेविएट हो गया, ये डेविएशन पूछता है। इसे हम बोलते हैं डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो हम कहते हैं सर इसका एक फॉर्मूला होता है, डेविएशन एंगल इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। किसके? 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। अगर थीटा है तो ये 2 थीटा के बराबर डेविएट हो जाएगा। अगर थीटा की जगह हम कहते हैं सर कि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस पर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, तो सर ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है एंगल आई, और एंगल आर भी सेम एंगल बनाएगा। तो कह रहा है कि अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो इसका डेविएशन एंगल कितना है? तो हम कहेंगे सर ये 30 है, और ये भी 30 आपका है, क्योंकि सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। तो 30 है, तो हम कहेंगे सर डेविएशन एंगल ये भी 30 हो जाएगा। तो अगर ये सर 30 है तो यहाँ से 90 माइनस 30 एंगल बनाएगा, जिसे हम 60 के बराबर लेंगे, और यह भी 90 माइनस 30 ये भी 60 आएगा। तो दोनों एंगल ये भी 60 और ये भी 60, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया है? टोटल डेविएशन हो गया सर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब रे इस डायरेक्शन जाना चाहिए थी, इस डायरेक्शन में ट्रेवल, इट मीन्स रिफ्लेक्ट हो गई, डेविएट हो गई इस डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलता है और यह एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्या कर गया? डेविएट कर गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो डेविएशन इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। 32 या 60, 60 माइनस 180 120 डिग्री का डेविएशन हो गया। फार्मूले से इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि सर ये तो एंगल आप खेल चुके हैं, एंगल की बातें हो गई हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ा करके एंगल के बारे में छोड़े तो हमने देखा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो आइए हम थोड़ा स्पीड में कर देते हैं इसे, और अगर न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम इसे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। जी हाँ कि सर डेविएशन एंगल तो सही है, डेविएशन एंगल तो सही है। आपने कहा कि सर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हो क्या हो मेरा भाई, इंसिडेंट रे क्या हो, इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो। आपने बताया सर कि ये नॉर्मल के साथ जब एंगल बनाता है तब वह फॉर्मेट आपका इसमें फॉर्मूला यूज होता है। अगर यह रिफ्लेक्टर के साथ 30 डिग्री बना रहा है तब सर इसका जो डेविएशन हुआ है, डेविएशन हुआ है वो कितना हुआ होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि सर यह एंगल अगर 30 है तो 30 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। अब यह 60 डिग्री हो गया, ए 60 तो ए भी 60, ए भी 60, ए 60 तो यह 30, और यह 30 तो भाई यह भी 60 है, तो यह भी आपका 30 है, और 30 30 60, तो डेविएशन एंगल इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे न कि 30, क्योंकि जब नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बनाए तो उस एंगल के लिए 2 थीटा का यूज करना है, ना कि रिफ्लेक्टर के साथ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 180 माइनस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 को मल्टीप्लाई कराओगे 120 और इसे माइनस करते हैं, ये आएगा 60 डिग्री आएगा। ओके, अब यहाँ से डेविएशन एंगल 60 डिग्री हो, तो हम इसी तरह भी सोच सकते हैं। ओके, अब हमारा टर्म आता है एक कि सर अगर हम, आप लोग नोट कर चुके होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो वैसे तो, और अगर हम सर ये बताइए इंसिडेंट रे की वेलोसिटी, इट मींस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों नाम देते हैं, क्योंकि भाई ध्यान से देखना, एंगुलर वेलोसिटी का हम नाम क्यों बार बार कह रहे हैं। हम कह रहे हैं यह हमारा रिफ्लेक्टर सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, यह हमारा रिफ्लेक्टर सरफेस फिक्स है। इंसिडेंट रे इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाता होगा, कुछ एंगल बनाता होगा। अभी हम उसका बात नहीं कर रहे हैं मेरा भाई, हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं हम लोग, बात करने वाले हैं कि जो इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो और यह अगर इसकी वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड हो, इट मींस 2 रेडियन पर सेकेंड। क्यों हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम दे रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी मतलब अगर हम इसे इस डायरेक्शन में मूव कराएं तो इसके एंगल में चेंजिंग होता है, इसलिए हम इसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी अगर 2 रेडियन पर सेकेंड है तो रिफ्लेक्टेड रे का जो वेलोसिटी होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से होगा। मतलब अगर ये 2 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज है तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये के कैप में चल रहा है तो माइनस के कैप में चलेगा, अगर ये आई कैप में चल रहा है तो माइनस आई कैप में चलेगा, और अगर ये किसमें जे कैप में चल रहा है तो माइनस जे कैप में सेम मैग्नीट्यूड से चलेगा। तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज है तो ये आपका आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बात आते हैं सर अगर हम मिरर को, अब यहाँ पे बात एक आपको टर्म हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और मिरर का बात आए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 times ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर, इस टर्म को आप लोग याद रखो। यहाँ पे माइनस साइन लगा है, यहाँ पे सेम, मतलब कि अगर हम मिरर को 4 रेडियन पर सेकेंड से मूव कराएं क्लॉकवाइज में तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज में सेम 2 times ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड के 2 गुना और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब 4 2 जा 8 रेडियन
पर सेकेंड से मूव करेगा कौन, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर कोई पूछ लेगा सर नेट वेलोसिटी ऑफ नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो इधर 2 से जा रहा है, उधर 8 से जा रहा है, तो किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज में जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। क्लॉक इस डायरेक्शन में चलता है, क्लॉक इस डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ए एंटी क्लॉकवाइज ए क्लॉकवाइज। ओके, तो हम कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज और 6 रेडियन पर सेकेंड से चलेगा कौन, रिफ्लेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकंड। ओके, ये आपका टर्म हो गया। और यहाँ से हम बात करते हैं कि यह हमारा जो टॉपिक था इसका नाम था क्या भाई, इसका नाम था मेरा भाई डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो कि ओलंपियाड एंड एनटीएसई किसमें, एंड एनटीएसई और नीट और जेई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इस तरह का फॉर्मेट को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और सीखना चाहिए। और आज के लिए इतना है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।